Namaskar, this is Arunesh Arya from Career Path Study. Welcome back to Career Path Study. How are you all of you? कैसे हैं आप सभी? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को. हिंदी, जनरल हिंदी. हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स में हिंदी का अपना रोल है. यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, इन सभी स्टेट्स के एग्ज़ाम्स में हिंदी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है. इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते और साइड बाय साइड हम हिंदी को लेकर चलेंगे. काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें, ये सभी हम टॉपिक इसमें कवर करेंगे. लेकिन शुरुआत करेंगे हिंदी भाषा के सामान्य परिचय से, भाषा, व्याकरण और लिपि से. भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से बना है. धातु किसे बोलते हैं हम? क्रिया के मूल रूप को हम धातु बोलते हैं. जैसे पढ़ना क्रिया है तो पढ़ धातु, रोना क्रिया है तो रो धातु, चलना क्रिया है तो चल धातु. ऐसे ही भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है. भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है. ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, वाक्य के मेल से अन्विति बनती है, अन्विति बनते हैं. भाषा की पूर्ण इकाई या भाषा का पूर्ण रूप क्या कहलाता है? तो हम बोल सकते हैं अन्विति. तो अन्विति किसे बोलते हैं उसे हम आगे देखते हैं, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं. शब्दों के सार्थक समूह, सार्थक समूह का मतलब है कि एक से ज़्यादा शब्द जब प्रयुक्त होंगे तो वो वाक्य कहलाएगा. लेकिन शब्द क्रम अनुसार लगे होंगे तो उसे हम बोलेंगे शब्दों का सार्थक समूह. जैसे राम चलता है, ये शब्दों का सार्थक समूह है. अगर जो यहाँ होता है चलता राम तो शब्द वही है, लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं है, क्रमानुसार नहीं है, तो सार्थक समूह नहीं है. इस वजह से इसे हम भाषा नहीं बोल पाएंगे. लेकिन शब्दों के सार्थक समूह को हम बोल सकते हैं भाषा. भाषा वाक्य से बनती है, वाक्य शब्दों से बनते हैं, शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं. इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियाँ ही भाषा के प्रमुख अंग हैं. भाषा 3 प्रकार की है. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है सिंपल तरीके से कि भाषा कितने प्रकार की है. तो कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि भाषा 2 प्रकार की है, कुछ बुक्स में मिलेगा आपको भाषा 3 प्रकार की है. लेकिन अधिकांश हिंदी के विद्वान भाषा के 3 रूप मानते हैं, 3 प्रकार मानते हैं. इस वजह से हमें करना पड़ेगा मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा. यानी जब हम अपने विचार, अपनी भावाभिव्यक्ति मौखिक रूप से करते हैं तो मौखिक भाषा, लिखित रूप से करते हैं तो लिखित भाषा, और सांकेतिक तौर पर कर रहे हैं, इशारों से कर रहे हैं तो कहलाएगी सांकेतिक भाषा. तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि भाषा के 3 अंग हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा. लिखित भाषा जहाँ पर भी आ जाएगी तो उसके नियम आएंगे, किन नियमों में हम उसे लिखेंगे, यानी किस लिपि में किसी भाषा को लिखा जाए. तो इसलिए इसको हम बोलेंगे कोई भी भाषा किसी न किसी लिपि में लिखी जाती है. जैसे अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, चीनी भाषा मंदारिन लिपि में लिखी जाती है, या हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, या मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, सिंधी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, गुजराती भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, कन्नड़ भाषा द्रविड़ लिपि में लिखी जाती है, या मलयालम भाषा द्रविड़ लिपि में लिखी जाती है, या हम बोले फ्रेंच, स्पेनिश रोमन लिपि में लिखी जाती है, या हम बात करें पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है. तो जब भी भाषा का लिखित रूप सामने आएगा तो वो किसी न किसी लिपि में लिखी जाती है, तो किसी न किसी नियमों में लिखी जाती है, तो उसे हम बोलेंगे भाषा का लिखित रूप. भाषा ध्वनि से बन रही है, ध्वनि से वर्ण बन रहे हैं, वर्ण से शब्द बन रहे हैं, शब्दों से पद, पद से वाक्य और वाक्य से अन्विति. भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, लेकिन वो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है. लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई
वर्ण है या अक्षर है, यानी मैं अ या आ वर्ण सिर्फ बोल रहा हूं तो वो कहलाएगी ध्वनि, लेकिन जब मैं उसे लिख रहा हूं तो वो कहलाएगा वर्ण या अक्षर या ध्वनि चिन्ह या लिपि चिन्ह। यानी जब भी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि लिखित रूप में होगी तो उसे हम वर्ण बोलेंगे, मौखिक रूप से होगी तो सिर्फ ध्वनि बोलेंगे। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो पद कहलाते हैं, और शब्दों से वाक्य बन रहे हैं, वाक्य से अन्विति। इसको और डिटेल में हम समझ लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, जिसे हम अक्षर, लिपि चिन्ह या ध्वनि चिन्ह के नाम से जानते हैं, और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे कि आ शब्द है, इसमें म जुड़ गया तो आम बन गया, तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। और शब्द दो प्रकार से है, सार्थक और निरर्थक। यानी वर्णों के मेल से शब्द बने लेकिन शब्द का अर्थ निकल रहा है तो सार्थक शब्द है, शब्द का अर्थ नहीं निकल रहा तो निरर्थक शब्द है। जैसे कि चतुर सार्थक शब्द है, देश सार्थक शब्द है, विदेश सार्थक शब्द है। इन सभी शब्दों के अर्थ है, लेकिन खस या खट या टक इनका कोई अर्थ नहीं है। वर्णों के मेल से बने हैं ये भी, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है तो इसे हम बोलेंगे निरर्थक शब्द। इससे आगे चलते हैं पद की तरफ। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे पद। जब तक शब्द वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता तो उसे हम बोलते हैं शब्द, लेकिन शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो कहलाएगा पद। इसको समझने के लिए जैसे राम चतुर है, राम शब्द है, चतुर शब्द है शब्द है, लेकिन ये तीनों शब्द मिलने के बाद वाक्य बना तो यहाँ पर राम क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। चतुर क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। है क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। यानी जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो कहलाएगा पद। इस वजह से किसी वाक्य को हम पदबंध भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो पदों के बंधने से बन रहा है और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। लास्ट जो रूप है वो है अन्विति। भाषा का सार्थक रूप वो कहलाता है अन्विति। यानी वर्णों के मेल से शब्द बन रहे हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बन रहे हैं, और वाक्य के मेल से अन्विति। अन्विति को हम अनुच्छेद या पैराग्राफ बोल सकते हैं, जिसमें बहुत से वाक्य यानी बहुत सी पंक्तियां होती हैं। तो भाषा का सार्थक रूप अन्विति यानी अनुच्छेद कहलाता है। इससे आगे बढ़ जाते हैं। भाषाओं की बात करें तो विश्व में टोटल 2796 भाषाएं बोली जाती हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, जो कि लिखी जाती है 400 लिपियों में। मान्यता प्राप्त 400 लिपियों में लिखी जाती है। और प्रमुख विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन जो है, उनके अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में 6 भाषा परिवार है। यानी भारतीय उपमहाद्वीप जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार ये सभी आ जाते हैं। इन सभी में जो भाषाएं बोली जाती हैं ग्रियर्सन के अनुसार वो 6 भाषा परिवारों से संबंधित है। और वो 6 भाषा परिवार हैं भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, तिब्बत चीनी भाषा परिवार, अवर्गीकृत भाषा परिवार, करेन तथा मन भाषा परिवार। इनमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा भारोपीय भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार, क्योंकि उत्तर भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वो भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है, जिसमें संस्कृत, हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, सिंधी या आपका मराठी, गुजराती, ये सभी के सभी जो है भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। दक्षिण भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, जैसे कि कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार
पूर्वी भारत की ज़्यादातर लैंग्वेज है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार संबंधित है। उत्तर पूर्वी भारत की ज़्यादातर जो है तिब्बती चीनी भाषा परिवार संबंधित है। अवर्गीकृत के अंतर्गत कुछ भाषाएं आती हैं और बर्मा यानी म्यांमार की जो भाषाएं हैं वो करेन तथा मन से संबंधित है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा उत्तर भारत की जितनी भाषाएं हैं वो भारोपीय भाषा परिवार संबंधित है। दक्षिण भारत की जितनी भाषाएं हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित हैं। भारत में कुल 179 भाषाएं हैं, 179 भाषाएं हैं और 544 बोलियां भारत में लगभग बोली जाती हैं ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार। इससे आगे जाते हैं, विश्व में सर्वाधिक जो भाषाएं बोली जाती हैं उनको सीक्वेंस देख लीजिए इसका। तो क्रमानुसार आप देख लीजिए, विश्व में सर्वाधिक जिस भाषा को बोलने वाले लोग हैं वो हैं अंग्रेजी भाषा के लोग और इसकी लिपि है रोमन। यूरोप की जितनी भी भाषाएं हैं वो अधिकतर रोमन लिपि से ही संबंधित हैं। दूसरे नंबर पर जो भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो है चीनी भाषा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किसी देश में है तो चाइना में है और इस वजह से इसको दूसरे नंबर पर रखा गया है चीनी भाषा को। और इसकी लिपि है मैंड्रिन या जिसे हम बोल सकते हैं मंदारिन। कई जगह पर चीनी की जगह पर सिर्फ मंदारिन लिखा होता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि चीनी मंदारिन लिपि में लिखी जाती है। और विश्व में तीसरे नंबर पर जो भाषा बोली जाती है वो है देवनागरी लिपि है जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी। विश्व में फिलहाल लगभग 80 करोड़ लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और भारत के बाहर मॉरिशस यहाँ बोलने और लिखने में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। भारत के बाहर भारत में किस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग होता है तो हम बोल सकते हैं हिंदी भाषा का। और भारत के बाहर किस भाषा हिंदी भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग तो हमें करना पड़ेगा अफ्रीका का मॉरिशस। देखा जाए मूल रूप से हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। हिंदी मूल रूप से किस भाषा का शब्द है तो हमें करना पड़ेगा हिंदी मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है। और चाहे हम हिंदी शब्द बोले, चाहे हम हिंदवी शब्द बोले, चाहे हम हिंदुस्तान शब्द बोले, चाहे हम हिंदी शब्द बोले, तो ये फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी शब्द का जन्म जो है वो संस्कृत के सिंधु शब्द से हुआ है। यानी सबसे पहले सिंधु शब्द यूज हुआ और सिंधु शब्द को ही फारसी भाषा में आगे जो है हिंदी नाम दिया गया। और सबसे पहले हिंदी शब्दों का प्रयोग ईरान के लोगों ने भारत के लिए किया था, प्रथम प्रयोग। कोई भी भाषा किसी अन्य भाषा से क्या लेती है तो हमें करना पड़ेगा शब्द लेती है। कोई भी भाषा किसी अन्य भाषा से शब्द ग्रहण करती है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं, यानी अलग अलग भाषा जाति के लोग यदि एक साथ कुछ वर्षों तक साथ में रहे, मान लो हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेज़ी, इन सभी भाषाओं के लोग एक साथ कुछ वर्षों तक रहे तो हिंदी बोलने वाले लोग पंजाबी, उर्दू और अंग्रेज़ी भाषा का भी अपने शब्दों में प्रयोग करेंगे। तो ऐसे ही हिंदी भाषा में संस्कृत के बहुत ज़्यादा शब्द प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा अंग्रेज़ी, चीनी, रूसी, लैटिन, पुर्तगाली, तुर्की, कई भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि पायजामा, चाकू, चाय, ओलंपिक, वीटो, रूबल, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, कई भाषाओं के शब्द हिंदी में भरे पड़े हैं। इसलिए हिंदी को हम बोल सकते हैं विश्व की समृद्ध भाषा। और हिंदी की शुरुआत मूल रूप से शोरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। 1000 ईस्वी में हिंदी की शुरुआत हुई और शोरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की शुरुआत मानी जाती है। हिंदी की जननी अपभ्रंश मानी जाती है। और कौन सी अपभ्रंश मानी जाती है तो शोरसेनी अपभ्रंश मानी जाती है। जबकि संस्कृत जो है वो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत, क्योंकि विश्व में सबसे पुरानी पुस्तकें मिलती हैं तो वो मिलती है वेद, और वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वेद भारत से संबंधित है, इसलिए भाषा
की बात करें तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा तो हमें करना पड़ेगा डेफिनेटली संस्कृत, और भारत की सबसे प्राचीन लिपि तो फिर हमें करना पड़ेगा ब्राह्मी लिपि, क्योंकि संस्कृत का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हालांकि हम ये बोल सकते हैं कि संस्कृत की लिपि देवनागरी है, लेकिन संस्कृत का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो भारत में भाषा के विकास क्रम में देखा जाए तो संस्कृत सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है, जिसे आर्य भाषा भी कहा जाता है, देव भाषा भी कहा जाता है, देववाणी भी कहा जाता है, या आदि जननी भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है, तो हमें करना पड़ेगा संस्कृत को, लेकिन हिंदी की जननी किसे कहा जाता है, तो फिर हमें करना पड़ेगा शोरसेनी अपभ्रंश को। इससे आगे देख लेते हैं भारतीय आर्य भाषा जो हमने अभी किया था, तो इसका विकास क्रम देख लीजिए। 3 भागों में विभाजित है ये, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा यानी संस्कृत भाषा तो 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक का इसका टाइम पीरियड माना जाता है, यानी ईसा मसीह से 1500 साल पहले से लेकर तो ईसा मसीह से 500 साल पहले का जो टाइम पीरियड है, ये 1000 साल का, उसे हम बोल सकते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का टाइम पीरियड। इससे आगे है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तो ईसा मसीह से 500 साल पहले से लेकर तो ईसा मसीह से 1000 साल बाद का जो टाइम पीरियड है उसे हम बोलते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, यानी 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का। इससे आगे है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, यानी 1000 ईस्वी से अब तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम बोल सकते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो 3 भागों में भारतीय आर्य भाषा को विभाजित किया गया है। इससे आगे हिंदी के विकास क्रम पर नज़र मार लीजिए। हिंदी भाषा की शुरुआत 1000 ईस्वी से मानी जाती है और हिंदी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने अपने साहित्य में किया है, यानी हिंदी के परिष्कृत रूप का सर्वप्रथम प्रयोग, यानी हिंदी का जो मानक रूप है, शुद्ध रूप है, परिष्कृत रूप है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है अमीर खुसरो ने अपने साहित्य में किया है। 12वीं 13वीं शताब्दी का प्रमुख विद्वान अमीर खुसरो, जिसने मध्यकालीन भारत के यानी दिल्ली सल्तनत के 8 शासकों का शासनकाल देखा था, जिसे तोताए हिंद के नाम से पुकारा जाता है। इसकी बहुत सी बुक्स हैं। नू सिपह सालार प्रमुख बुक है इसकी, खजाइन फतूह इसकी प्रमुख बुक है। तो इसकी बुक्स में सर्वप्रथम हिंदी के परिष्कृत रूप का प्रयोग किया गया है। भारत में भाषाओं के विकास क्रम में तो सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत, संस्कृत से पाली का विकास हुआ, पाली से प्राकृत भाषा का विकास हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ और अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो भारत में भाषाओं के विकास क्रम में तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा, भारत की प्रथम देश भाषा यानी ज़्यादातर भारत के हिस्सों में जिसका प्रयोग हुआ, तो फिर हमें करना पड़ेगा पाली। भारत की प्रथम देश भाषा पाली, भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत, संस्कृत से पाली का विकास, पाली से प्राकृत भाषाओं का विकास, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास माना जाता है। इससे आगे इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर, अपभ्रंश और हिंदी के बीच में कड़ी के रूप में भाषा का एक और रूप प्राप्त होता है, जिसे कुछ विद्वानों ने अवहट नाम दिया है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जो विकास हुआ उसके बीच में एक अवहट भाषा भी कड़ी के रूप में शामिल है, और इसका स्पष्ट उल्लेख जो है अवहट का वो मिलता है हमें विद्यापति की प्रसिद्ध पुस्तक कीर्तिलता से, इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि कुछ विद्वानों का ये मानना है कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच में अवहट भी एक भाषा कड़ी के रूप में शामिल थी, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से विद्यापति ने अपनी पुस्तक कीर्तिलता में किया है, लेकिन अधिकतर विद्वान इसे नहीं मानते। सिर्फ आपको ध्यान रखना पड़ेगा अवहट क्या है, तो अपभ्रंश और हिंदी में एक कड़ी के रूप में शामिल है। तो फिर से देख लीजिए, भारत में भाषाओं के विकास क्रम में संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी,
तो संस्कृत को हम देववाणी, देव भाषा, आदि जननी के नाम से जानते हैं, आर्य भाषा के नाम से भी जानते हैं। इससे पाली भाषा का विकास हुआ। पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा है। महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध, उन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। बौद्ध धर्म के शुरुआती जितने भी ग्रंथ मिलते हैं वो पाली भाषा में मिलते हैं, इसलिए बौद्ध धर्म की भाषा हम बोल सकते हैं पाली। इससे आगे जैन धर्म, जैन धर्म की भाषा प्राकृत भाषा है, क्योंकि जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं महावीर स्वामी, उन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। और जैन ग्रंथ जो शुरुआती मिलते हैं वो सभी के सभी जो है प्राकृत भाषा में मिलते हैं। बौद्ध धर्म के शुरुआती ग्रंथ पाली भाषा में मिलते हैं, बाद में संस्कृत भाषा में भी मिलते हैं। ऐसे ही जैन धर्म के शुरुआती ग्रंथ प्राकृत भाषा में मिलते हैं, बाद में संस्कृत भाषा में भी मिलते हैं। इसलिए प्राकृत भाषा जैन धर्म की भाषा, पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा। इससे विकास हुआ अपभ्रंश भाषाओं का। तो अपभ्रंश जो है इसका शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ, या इसे हम बोलते हैं विकृत रूप। तो प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। और अपभ्रंश वो कौन सी अपभ्रंश? शोरसेनी अपभ्रंश, उससे आधुनिक हिंदी का विकास हुआ। शोरसेनी अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी का विकास हुआ। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसे हम नागरी लिपि के नाम से भी जानते हैं। इसका विकास भारत की प्राचीनतम लिपि जो है ब्राह्मी लिपि, उससे इसका विकास माना जाता है। यानी देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का ही शुद्ध रूप है, यानी परिष्कृत रूप है, जो कि बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। अंग्रेजी लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, संस्कृत लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, हिंदी लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, लेकिन उर्दू, अरबी, फारसी राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। विश्व में ऐसी भी कुछ लिपियां हैं जिसकी एक लाइन राइट से लेफ्ट लिखी जाती है और अगली लाइन लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, जिसे हम बोलते हैं अफ्रीका की किलाक्षर लिपि। वो मुख्य रूप से अलग अलग दिशाओं में चलती है। पहली लाइन राइट से लेफ्ट, दूसरी लाइन लेफ्ट से राइट, फिर अगली लाइन राइट से लेफ्ट, फिर अगली लाइन लेफ्ट से राइट, तो उसे हम बोलते हैं किलाक्षर लिपि। इससे आगे है भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया था। 14 सितंबर 1949 संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। हालांकि शुरुआत में इसे राष्ट्रभाषा कहा गया, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों ने जब इसे राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं स्वीकार किया तो इसे नाम दिया गया राजभाषा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हो गया, उसी के साथ ही भारत में राजभाषा नीति की भी शुरुआत हो गई। यानी सभी राज्य अपने राज्यों के विधानसभा में बहुमत के आधार पर बिल पास करके अपने अपने राज्य में राजभाषा निर्धारित कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि किसी राज्य की राजभाषा कौन निर्धारित करता है, तो उसी राज्य की विधानसभा निर्धारित करती है कि उस राज्य की राजभाषा क्या हो। 1955 में भारत में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे बीजी खरे प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, जो 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। इससे आगे है भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक, जो कि भाग 17 है, यानी संविधान का पार्ट 17 आर्टिकल 343 टू 351, अनुच्छेद 343 से 351 तक भारतीय भाषाओं और हिंदी भाषा के बारे में जानकारी मिलती है। अनुच्छेद 343 के फर्स्ट चैप्टर में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, या भारत के संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो भाग 17 अनुच्छेद 343 के फर्स्ट पार्ट में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही 8वीं अनुसूची जो है संविधान की,
उसमें 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भारतीय भाषाएं। जब संविधान 1950 में लागू हुआ था उस समय 14 भारतीय भाषाएं थी। बाद में संविधान संशोधन के द्वारा कुछ भारत भाषाओं को भारतीय भाषाओं में शामिल किया गया था, यानी 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके अलावा 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया और 92वां संविधान संशोधन 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके अंतर्गत डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली 4 और भाषाओं को भारत के संविधान में जोड़ा गया। अब भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख मिलता है और उन 22 भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है। अंग्रेजी को इन 22 भारतीय भाषाओं में शामिल नहीं किया गया, जबकि अंग्रेजी मिजोरम की राजकीय भाषा है। इससे आगे चलते हैं। अनुच्छेद 343, इसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अनुच्छेद 351, इसमें संविधान ने हिंदी के विकास की बात की है। क्यों हिंदी के विकास की बात की है? क्योंकि जब 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जा रहा था, उस दौरान दक्षिण भारत के राज्यों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर नहीं स्वीकार किया और जब हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर नहीं स्वीकार किया तो अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि भारत सरकार को हिंदी के विकास के लिए कदम उठाने चाहिए, जिससे कि संपूर्ण भारत में हिंदी को अपनाया जा सके। ऐसे ही इसी कड़ी में हम देखते हैं कि चेन्नई में दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचारणी सभा का गठन किया गया था और दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचारणी सभा चेन्नई में स्थित है, जो कि अपने आप में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम करती है और दक्षिण भारत के लोग दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचारणी सभा जो है वहाँ से हिंदी में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। देवनागरी लिपि विशेष रूप से एक भारतीय लिपि है जिसके अंतर्गत बहुत सी भाषाएं लिखी जाती हैं और कुछ विदेशी भाषाएं भी इसमें लिखी जाती हैं। और इसकी खास बात है देवनागरी लिपि की, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेफ्ट से राइट लिखी जाती है और इसकी महत्वपूर्ण पहचान है एक क्षैतिज रेखा जो किसी भी शब्द के ऊपर लिखी जाती है, जैसे कि नयन में ऊपर खींची गई है, क्षैतिज रेखा है जिसे हम शिरोरेखा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आता है देवनागरी लिपि में शिरोरेखा किसे कहा जाता है? तो कोई भी शब्द हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो ऊपर जो हम रेखा खींचते हैं उस क्षैतिज रेखा को हम शिरोरेखा के नाम से जानते हैं, शिरोरेखा के नाम से जानते हैं। इससे आगे है देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। हिंदी, संस्कृत, पाली, मराठी, गुजराती, सिंधी, कश्मीरी, भोजपुरी, गढ़वाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, राजस्थानी, नेपाली, गढ़वाली पहले हो गया है, बोडो भी हो गया है, इसके अलावा नागपुरी, अंगिका, खस, ये सभी सभी जो है भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इन सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा फिलहाल भारत के 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय भाषा है। इनमें से किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी है या इनमें से किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन 9 राज्यों की राजकीय भाषा हिंदी है। याद रखने के लिए ट्रिक है सिंपल, उत्तर में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश HH और उसकी साइड में वेस्ट साइड में राजस्थान, इन 3 राज्यों में हिंदी राजकीय भाषा है। और इधर उत्तर प्रदेश से निकला हुआ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से निकला हुआ छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बिहार से निकला हुआ झारखंड, बिहार और झारखंड। तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इधर राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 9 राज्य हिंदी भाषी राज्य हैं। और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जिसकी राजकीय भाषा
हिंदी है। तो 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की राज्य की भाषा हिंदी है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की राज्य की भाषा पंजाबी है। पंजाब की राज्य की भाषा पंजाबी है, इसलिए हमें करना पड़ेगा हिंदी 9 राज्यों की राज्य की भाषा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा हिंदी है, राजकाज में हिंदी का ही प्रयोग होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा उर्दू है। इससे आगे देख लेते हैं अपभ्रंश जिससे कि हिंदी भाषा का विकास हुआ। कि चार्ट इस वजह से दिया गया है क्योंकि इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चंस बहुत बार देखे गए हैं। कोई भी भाषा जो है उसमें उसका विकास कभी ना कभी बोली से हुआ है। जैसे हिंदी जो भाषा है इसकी बहुत सी बोलियां हैं। हिंदी में कितनी बोलियां हैं तो हम बोल सकते हैं 18 बोलियां हैं। और कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं हिंदी में। जब बहुत सी बोलियों में साहित्यिक विकास होता है तो वो बाद में उपभाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती है। और जो बहुत सी उपभाषाओं में साहित्यिक विकास बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सी बुक्स लिखी जाती हैं, उसमें बहुत सा साहित्य लिखा जाता है, बहुत सी न्यूज़पेपर उसमें निकल जाते हैं, तो उसे भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भारतीय भाषाएं थी, अब बढ़कर वो 22 भारतीय भाषाएं हो चुकी हैं। यानी जब बोलियों का साहित्यिक विकास होगा तो वो उपभाषाएं बन जाएंगी, और जब उपभाषाओं का साहित्यिक विकास होगा तो वो भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती हैं। बोलियों का क्षेत्र सीमित है और भाषा का क्षेत्र विस्तृत है। जैसे कि हरियाणवी बोली केवल हरियाणा में बोली जाती है, ब्रज भाषा जैसे कि आपका मथुरा ग्वालियर के आसपास के हिस्सों में बोली जाती है, या भोजपुरी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, या मैथिली है, मगही है बिहार के हिस्सों में बोली जाती है, या बघेलखंड में बुंदेली बोली जाती है बुंदेलखंड में। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि बोलियों का क्षेत्र विकसित है। हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। कौन सी 5 उपभाषाएं हैं? तो पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है और पहाड़ी हिंदी है। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं कौन कौन सी है? तो हम बोल सकते हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। किस उपभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है और राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है। क्वेश्चन रिपीट होता है, इनमें से पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? शोरसेनी से हुआ, मागधी से हुआ, अर्धमागधी से हुआ या खश अपभ्रंश से हुआ? तो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, और बिहारी हिंदी का विकास जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश जिसको हम पैशाची के नाम से भी जानते हैं, पैशाची अपभ्रंश भी बोलते हैं इसको हम। तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश यानी पैशाची अपभ्रंश से हुआ है, और पहाड़ी हिंदी का विकास खश अपभ्रंश से हुआ है। यह आपको 5 ध्यान रखने पड़ेंगे, यानी 5 उपभाषाओं में से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। याद रखने के लिए राजस्थान भी पश्चिम में स्थित है भारत के, तो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी इसका विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। मागधी अपभ्रंश का विकास जो है बिहारी हिंदी से हुआ है। उल्टा बोल दिया स्वरम मैंने, मागधी अपभ्रंश से जो है बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश का विकास जो है पूर्वी हिंदी से हुआ है। खश अपभ्रंश का विकास जो है पहाड़ी हिंदी का विकास जो है खश अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश को हम पैशाची के नाम से भी जानते हैं। इससे आगे देख लीजिए, पश्चिमी हिंदी में जो बोलियां हैं वो है खड़ी बोली, जिसे हम कोरवी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि खड़ी बोली को कोरवी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है हिंदी का मानक रूप क्या है, स्टैंडर्ड वर्जन कौन सा है? तो हिंदी का मानक रूप है खड़ी बोली। हिंदी की 18 बोलियां हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। हरियाणा में हिंदी में हरियाणवी टच है, पंजाब में पंजाबी टच है, राजस्थान में राजस्थानी टच है। यानी स्थानीय जो बोलियों हैं उनका टच उन स्थानीय स्तर पर हिंदी में है। लेकिन जब हम हिंदी का न्यूज़पेपर राजस्थान में पढ़ें, जब हम हिंदी का न्यूज़पेपर हरियाणा में पढ़ें या दिल्ली में पढ़ें या राजस्थान में पढ़ें,
तो वो लगभग हर जगह सेम है। तो उसका कारण ये है कि हिंदी का मानक रूप जो है वो खड़ी बोली है और उसी में हिंदी को लिखा जाता है, साहित्यिक हिंदी को। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों में खड़ी बोली, जिसको हम कोरवी के नाम से भी जानते हैं, ब्रज भाषा है, कनौजी है, बुंदेली है और बांगरू है। बांगरी को हम हरियाणवी के नाम से भी जानते हैं, बांगरू को हम हरियाणवी के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियां खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कनौजी, बुंदेली और बांगरू। इससे आ गया राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की बोलियों में ढूंढानी है, जिसे हम जयपुरी के नाम से भी जानते हैं। जयपुरी बोली का स्थानीय नाम ढूंढानी है। इसके अलावा मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती, ये सभी की सभी राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं, सभी की सभी राजस्थानी से संबंधित हैं। ढूंढानी, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती। इससे आ गया बिहारी हिंदी। मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये बिहारी हिंदी से संबंधित है। इससे आगे आ जाते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली और कुमायूनी है। उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमायूं प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है, तो पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली और कुमायूनी है। कुछ बुक्स में आपको नेपाली भी मिलेगा, तो नेपाली भी पहाड़ी हिंदी से संबंधित है। तो ये हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं, और 5 उपभाषाएं कौन कौन सी अपभ्रंश से निकली हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इससे आगे है संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है, ये हमने किया था। तो इसमें आप ध्यान रख लीजिए 14 भाषाएं थी जब संविधान लागू हुआ था। जब संविधान लागू हुआ था तो 14 भारतीय भाषाएं थी, लेकिन बाद में 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1967 में एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया, और उसके बाद में 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 में 3 भाषाओं को और जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। और 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत 2003-4 में जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई। डोगरी जो कि कश्मीर में बोली जाती है, मैथिली जो कि बिहार में बोली जाती है, बोडो जो कि आसाम में बोली जाती है, संथाली जो कि झारखंड में बोली जाती है। इन भाषाओं को इसमें शामिल किया गया। तो अब भारत के संविधान में कुल 22 भारतीय भाषाएं हैं, जबकि राजस्थानी और भोजपुरी को भी इसमें शामिल करने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक पेंडिंग है संसद में, जिसे पारित नहीं किया गया अभी तक। लेकिन राजस्थानी, भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है, अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है 22 भारतीय भाषाओं में। इससे आगे आ जाते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन। हिंदी विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में शामिल है। विश्व में अंग्रेजी, चीनी के पश्चात तीसरे नंबर पर जो भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो हिंदी है। इस वजह से इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए, इसके लिए भारत सरकार कई वर्षों से प्रयास कर रही है। और इसी वजह से हिंदी के प्रति विश्व में जागरूकता फैलाने के लिए भारत सरकार ने 1975 में 10 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत की थी, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कार्यालय भी न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था। विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत 10 जनवरी 1975 को शुरू हुआ था, और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में, भारत में, महाराष्ट्र में हुआ था 1975 में, और दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुइस, मॉरिशस में हुआ था। शुरुआत में कोई फिक्स नहीं था कि कितने वर्षों के पश्चात विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो होगा। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने नागपुर में भाग लिया था। बाद में धीरे धीरे इसके प्रति जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ी, 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन लास्ट टाइम 2018 में हुआ है पोर्ट लुइस, मॉरिशस में, और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन प्रस्तावित है 2021 में न्यूयॉर्क में। ये आपको शुरुआत के 1-2 याद रखने और लास्ट के 1-2 याद रखने हैं। शुरुआत में नागपुर और पोर्ट लुइस में हुआ है।
अब जो है हर 3 साल बाद निर्धारित है। 2018 में लास्ट टाइम हुआ था पोर्ट लुइस मॉरिशस में, और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन इस वर्ष 2021 में प्रस्तावित है न्यूयॉर्क में। विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को शुरू हुआ था, और इस वजह से हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है इस वजह से 10 जनवरी को, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह इन्होंने 2006 में विश्व हिंदी दिवस घोषित किया था 10 जनवरी को। और भारतीय दूतावास जो नॉर्वे में स्थित है उसने सर्वप्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया था। तो किस भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया? नॉर्वे ने मनाया 2006 में। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, भाषा, व्याकरण और लिपि से संबंधित। ये पहला पार्ट था आपका। सेकंड पार्ट में हम इससे रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि समझ और क्लैरिटी आपके अंदर बढ़े। लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। हिंदी सीरीज में अगला टॉपिक वर्ण विचार का होगा, लेकिन उससे पहले मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है उसकी प्रैक्टिस होगी।